गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली मीटिंग में हमने लेसन स्टार्ट किया था कामचोर 10 लेसन हमारा, जिसमें कि पहले भी आपको बताया था कामचोर नाम से ही पता चलता है काम से जी चुराने वाला। तो इस पाठ में घर के सभी बच्चों के बारे में बताया गया है कि सभी बच्चे कामचोर थे, यानी काम से जी चुराने वाले थे, आलसी थे, अपने आप उठकर पानी भी नहीं पी पाते थे। तो घर में एक मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, तो सबने कहा था कि इन बच्चों को काम पर लगाना चाहिए, इनको तनख्वाह मिलेगी, नहीं काम करेंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा। इस तरह से उनको काम पर लगाया गया था और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो काम पर उनको लगाया गया, उल्टे पुल्टे काम करते हुए आ रहे थे। तो आगे देखिए पेज नंबर 53 पर यह मीटिंग खत्म हो गई थी, तो शायद मेरे हिसाब से 5-4 लाइनें रहती थी, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। बच्चे कह रहे हैं कि हम परेशान हो गए और हमें लगा कि यह सफाई आदि का काम तो हम नहीं कर सकते और न पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सफाई करने लगे थे तो वहां उन्होंने मिट्टी कीचड़ बुरा हाल कर दिया। पेड़ों में पानी देने लगे तो घर के सारे बर्तन लेकर के बाहर आ गए थे। तो फिर उन्होंने सोचा ये काम तो हमसे होता नहीं है, हम कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। फिर वो मुर्गियों की तरफ जाने लगे। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। जो मुर्गियां थी उनको मुर्गे खाने में, दड़बे यानी जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है, वहां लेकर जाने के लिए किसी ने डंडा उठाया, किसी ने छड़ी उठाई, किसी ने बांस उठाया, उठा करके उन मुर्गियों को दड़बे खाने में भगाने लगे। पर साहब क्या हुआ, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। बच्चे कह रहे लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे मुर्गियों को भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया हो, और इस करके वे ऊट पटांग हरकतें करती हुई इधर उधर कूदकर भागने लगी। दौड़ती फड़फड़ाती हुई कहां से निकली? 2 मुर्गियां तो खीर के प्यालों से, जिन पर उनकी जो नौकरानी थी वो चांदी का वर्क कर रही थी, उसके ऊपर से दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। उनमें प्यालों में खीर रखी थी और वो मुर्गियों के साथ खीर भी ऐसी की ऐसी लगकर चली गई और दीदी के दुपट्टे पर लग गई, कुछ ताजे धुले हुए सिर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और एक बड़ा मुर्गा आया, अम्मा के खुले पायदान में कूद गया और कत्था चूने आदि में सन करके, लुथड़े होता सन करके सारा सन गया, धस गया, यानी ऐसे पंजों से नानी की जो सफेद चादर थी बिल्कुल दूध जैसी, उस पर छपाटे मारता हुआ बाहर निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी। क्योंकि इस तरह से मुर्गियां क्यों कर रही थी? वे इसलिए कर रही थी क्योंकि उनको तरीके से लेकर नहीं जाया जा रहा था। कोई किसी तरफ भगा रहा था, तो कोई किसी तरफ उनको भगा रहा था, तो वे डर के मारे समझ नहीं पा रही थी हम कहाँ जाए, इधर उधर भाग रही थी डर के मारे। तो एक मुर्गी ने क्या किया, दाल की पतीली जो रखी हुई थी उसमें से कूद कर भागी और सीधी जाकर के मोरी में फिसल गई। मोरी में फिसलते ही वहां कीचड़ था और वो कीचड़ मौसी के मुंह पर जाकर पड़ा। और वो क्या कर रही थी मौसी? हाथ मुंह धो रही थी। सारी मुर्गियां कैसे घूम रही थी? जैसे बेनकेल हो। पीछे भी मैंने उसमें वर्ड मीनिंग में आया था, तब बताया था आपको, बेनकेल होता है जैसे पशुओं को नाकों में डाला जाता है, नाथ भी बोलते हैं। जिसको डली हुई होती हैं तो पीछे रस्सी को पकड़ के खींचते हैं तो कंट्रोल में हो जाता है पशु, और जिसका नहीं होता
तो वो कंट्रोल में नहीं हो पाता। तो वो मुर्गियां भी ऐसे ही लग रही थी जैसे बेनकेल हैं, और वो ऐसे ही भागी दौड़ी फिर रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। एक भी जहां मुर्गी खाना था वहां पर जाने को राजी नहीं थी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। फिर कुछ बच्चों ने सोचा कि जो भेड़े अभी आई हैं और उनको क्या करें, दाना खिला देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। बच्चों ने सोचा था कि भेड़ों को दाना खिला दिया जाए, तो भूखी भेड़ें थी और दाने का सूप देखकर तो ऐसे झपटी कि भाग कर जाना भी उनको रोकने के लिए कठिन हो गया, और वो भाग दौड़कर तख्तों पर चढ़ गई। और क्यों? क्योंकि उनकी नजर तो बस सूप खाने के लिए जमी हुई थी। कभी पलंगों को फलंगों के ऊपर से उछलती हुई, कभी बर्तनों को लुढ़काती हुई, इस तरह से वो तख्तों पर चढ़ गई दाना खाने के लिए। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तख्त पर से जो जा रहे थे कूद फांद कर तख्त पर, तो तख्त पर दीदी का एक दुपट्टा फैला हुआ था, और उस पर गोखरी, चंपा, सलमा आदि ये सितारे रखे हुए थी। पहले जमाने में क्या करते थे, चुन्नी वगैरह जो दुपट्टा होता था उसके ऊपर सितारे आदि लगाए जाते थे। कई कई बैठ के उनको तैयार करते थे, तो वे सितारे लगाने के लिए बैठी हुई थी, और उसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर सितारे थे, और सितारे लगाती हुई कुछ आपस में बातें कर रही थी। तो भेड़ों को कोई डर संकोच था नहीं, वो हर चीज को रोंदती कुचलती हुई, और मेंगनों का यानी जो मेंगन होती है अपना गंधमल जिसको बोलते हैं, पोटी करती हुई वहां से निकल गई। तो उनको चुन्नी को और जो तख्त था उन सबको गंदा करते हुए वहां से निकल गई, तो उनकी चुन्नी भी खराब हो गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जब ऐसे भेड़े एकदम वो खाने के लिए सूप खाने के लिए दौड़ी थी, तो ऐसे लगा जैसे तूफान आ गया हो। कैसा तूफान? जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर चली गई हो। कहां से? और जहां जहां से भी लेकर के सूप को जाया गया था, वहां पर उसकी थोड़ी सी वो जो खुशबू आती थी उसको देख करके उसको देख करके जो भेड़े थी वे शिकारी कुत्तों की तरह वहां से सूंघ सूंघ करके हमला करने को तैयार थी, खाने के लिए। किस लिए तैयार थी वे? खाने के लिए। हज्जमा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी, तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। हज्जन माँ थी जो एक पलंग पर सो रही थी और दुपट्टे से अपने मुंह को ढांप रखा था। भेड़े जो वहां से गुजरी उनके ऊपर से दौड़ी, तो जैसे कि वो हज्जन माँ थी सोई हुई थी, तो वो सपनों में खोई हुई थी। सपनों में पता नहीं कहाँ के महलों में वो सैर कर रही थी। तो जैसे एकदम भेड़े गई तो वह एकदम से डर गई, चीखने लगी, मारो मारो क्या आ गया, चीखने लगी। इस तरह से वो डर गई। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर
कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़कर बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। अब क्या हुआ, जो सूप को खाने के लिए भेड़ें दौड़ रही थी, अब उसको भूलकर तरकारी वाली यानी सब्जी वाली थी, कोई सब्जी दे रही थी, वहां बेच रही थी या कुछ भी था, टोकरी में सब्जी थी, तो उस सब्जी को देख करके भेड़ें उस पर टूट पड़ी और वो मटर तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी सब्जी बनाने के लिए। तो वह अपनी तरकारी का सब्जी का बचाव करने के लिए उठ खड़ी हुई कि मैं इनको इधर नहीं आने दूंगी, और वो भेड़ों को मारने लगी। और भेड़ों को मारना तो ऐसा होता है कि जैसे रुई के तकिए को मारना हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी भेड़ों को देखा होगा, भेड़ों रुई कहाँ से मिलती है? भेड़ों से ही मिलती है ना। भेड़ों के ऊपर रुई होती है, रुई टाइप में रोआ होता है, और तो भेड़ों को मारने का कोई असर नहीं होता, वो रुई के ऊपर ही लगता है, उनको चोट नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे उनको आप खिला रहे हो, मजाक कर रहे हो। आप उनको मारोगे तो उनको कोई असर नहीं होगा, वह ऐसा लगेगा अपने आप पर ही चढ़कर बैठ जाएंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने क्या किया, तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी जो भी सब्जी थी उसकी टोकरी में सारी की सारी सब्जी को वे खा गई। इधर यह प्रलय मची हुई थी, किसकी? सब्जी आदि की। और उधर बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब इधर भेड़ों ने प्रलय मचाया, उधर बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। किस लिए? क्योंकि उनको काम पर लगाया गया था। अपनी तरफ से तो वो लापरवाही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि उनको काम नहीं किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उनको खाना भी तो चाहिए था ना रात को, तो इसलिए वे अपने किसी काम में लापरवाही नहीं कर रहे थे। अपनी तरफ से एक काम होने के बाद दूसरा काम करने के लिए भाग पड़ते थे। अगला काम क्या किया उन्होंने, 4 भैंसों का दूध दूहने के लिए वे जुट गए, भाग लिए कि हम ये 4 भैंसे हैं, इनका दूध दूहेंगे। बिना धुली बाल्टियां लेकर के और भैंसों की तरफ दौड़े। एक भैंस के कितने थन होते हैं? 4 थन होते हैं, और 4 थनों पर 8 हाथ लगे, यानी ज्यादा बच्चे हो गए। 4 बच्चे हो गए, 2-2 भी हाथ लगाए तो कितने हो गए? 8 हाथ हो गए। तो भैंस डर गई, डर करके भैंस ने लात मारी और बाल्टी भी दूर जा गिरी। भैंस भी डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ फिर कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी की थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। अब क्या शुरू हुआ, जब भैंस लात मार करके एक तरफ खड़ी हो गई, बाल्टी को गिरा दिया, तो बच्चों ने सोचा ऐसे तो ये भैंस दूध नहीं निकालने देगी, इसको हम आगे और पीछे से बांध देते हैं, फिर इसको काबू में करके हम दूध निकाल लेंगे। तो बस उन्होंने क्या किया, झूला डला हुआ था, झूले की रस्सी को उतारा और भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर जो चाचा सोए हुए थे चारपाई पर, पिछले 2 पैर तो चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर रहे थे कि भैंस एकदम से चौकन्नी हो गई। भैंस को लगा, पता चल गया कि ये तुझे बांधेंगे, तो एकदम से वो छुड़ाकर भागने लगी। तो क्या हुआ, जो चारपाई पर पिछले पैर बंधे हुए थे, भैंस आगे भागेगी तो पिछले पैर भी आगे आएंगे, पिछले पैर आगे आएंगे तो वो चारपाई जो बंधी हुई थी रस्सी से वो भी साथ में
खिसक कर आएगी। तो ऐसा ही हुआ, चारपाई आगे आने लगी तो चाचा जी ने समझा कि शायद वे कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, आगे जैसे लेकर भागते रहे भैंस चारपाई को, तो पानी का ड्रम रखा होगा, उससे चारपाई टकराई तो पानी एकदम से छिलक करके चारपाई के ऊपर गिरा। तो चाचा ने समझा कि शायद आंधी तूफान आ गया और मैं उसमें फंस गया हूँ, क्योंकि सोया हुआ जो बंदा होता है उसको पहले होश नहीं होता, वो कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ, पहले तो गहरी सपनों की नींद में सोया होता है। कई प्रकार के विचार उसके दिमाग में आते कि तू यहाँ है, ये कर रहा, वो कर रहा, असली बात का जब तक नींद नहीं खुलती पता नहीं चलता। और लगा कि शायद वह आंधी तूफान में कहीं फंसा हुआ है और भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उसे असली बात का पता चल गया, तो उसने पलंग की दोनों पट्टियां पकड़ी, दोनों तरफ से जो बाही आदि होती हैं उनको पकड़ा और बच्चों को कहने लगे कि छोड़ दो, और उन बच्चों को डांटने फटकारने लगे, भला बुरा कहने लगे। चाचा जी को गुस्सा आया तो बच्चों को डांटने लगे, भला बुरा उनको कहने लगे। उसके बाद यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। चाचा जी चारपाई पर थे, पट्टियां उन्होंने पकड़ रखी थी, अपने आप को संभाल रखा था कि वह चारपाई से नीचे ना गिरे। तो बच्चे इस को देखकर आनंद भी ले रहे थे एक तरह से कि भैंस भागी जा रही है और चाचा चारपाई पर बैठे हुए हैं। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया जाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक काम और रह गया हमारा, कि बछड़े को तो हमने खोला ही नहीं, तो इसलिए तत्काल यानी उसी समय वो सोचा कि बछड़े को भी खोल दिया जाए, ये भी काम हम कर लेते हैं। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। जो भैंस का बच्चा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। और तीर निशाने पर लगा, यानी बछड़े जो भैंस भागी जा रही थी, तो जैसे उन्होंने उसके भैंस के बच्चे को खोल दिया, तो उस बच्चे को खोलते ही भैंस एकदम से रुक गई। किस कारण? अपने बच्चे की ममता के कारण रुक गई, खड़ी हो गई। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़ा जो था बछड़ा जो था वो भी आकर के दूध पीने लगा, और जो दूध दूहने वाले थे ये बच्चे, कोई गिलास लिए हुए था, कोई कटोरा लिए हुए था, दूध निकालने के लिए भागे, क्योंकि बाल्टी तो उनके गोबर में जा गिरी थी। और बछड़ा बागी हो रहा था, बछड़ा भी भाग रहा था क्योंकि खुल जो चुका था। तो कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। जैसे दूध निकाल रहे थे, धार मार रहे थे, तो कोई दूध की धार किसी तरफ जा रही, कोई किसी तरफ जा रही, तो दूध कोई कपड़ों पे जा रहा, कोई मिट्टी में जमीन में जा रहा था, ऐसे दूध गिरता हुआ जा रहा था। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। अब कई बच्चे लगे हुए थे, कुछ कपड़ों पर दूध गिर रहा था, कुछ जमीन पर गिर रहा था, कुछ को बछड़ा पी रहा था, कुछ गिलास कटोरों में गिर रहा था। और यह कुछ मिनटों में ही सब हो गया, और बाकी सब कुछ जो जितना दूध था बछड़े को मौका मिल गया था, वह सारा दूध बछड़ा पी गया। तो क्या हुआ? ऐसे हो रहा था जैसे घर में बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। क्या दिखाई दे रहा था घर में चारों ओर? जैसे घर में मुर्गियां ही मुर्गियां घूम रही हैं, भेड़े ही भेड़े घूम रहे हैं, कहीं तसले गिरे हुए हैं, कहीं बाल्टियां हैं, कहीं कटोरे हैं, कहीं लोटे, और कहीं बच्चे घूम रहे हैं। सारे घर में तूफान आया हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे तूफान में होता है ना, तूफान आता है, कोई चीज उड़ के कहीं गिर जाती है, आंधी तूफान में कोई चीज कहीं गिर जाती है, तो ऐसे पूरे के पूरे घर में ऐसे पूरी वो मतलब कहीं बच्चे आदि सारी चीजें ये ऐसे सामान आदि फैला हुआ था, तूफान जैसा लग गया था। बच्चे बाहर किए गए,
यानी बच्चों को बाहर भगाया गया। मुर्गियां बाग में हकाई गई, मुर्गियों को भी ठिकाने पर भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। जो तरकारी बेचने वाली थी, सब्जी बेचने वाली थी, वह मातम मना रही थी, यानी दुखी हो रही थी, क्योंकि उसकी इतनी महंगी जो सब्जी थी वो किसने खा ली थी? भेड़ों ने। उसको चुप कराया गया। वह रो रही थी अपने नुकसान के कारण। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा थी जो, वह आगरा जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी, सामान बांधने लगी। क्या कहने लगी वह? या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने गुस्से में क्या कहा? या तो बच्चा राज कायम कर लो, या तो इन बच्चों को संभाल लो, या तो इन बच्चों को ही घर में रख लो या मुझे ही रख लो, क्योंकि जो हरकतें वे बच्चे कर रहे थे, उन हरकतों के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। या तो ये बच्चे ही रहेंगे या मैं ही रहूंगी। ये बच्चे रहेंगे तो ऐसी हरकतें करेंगे, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। क्या कहा अम्मा ने? यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अम्मा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि चारों ओर बच्चों ने उथल पुथल मचा दी थी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की चीज, किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो किस लिए खाना बंद हो रहा था? कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और अब क्या कह रहे हैं? अब्बा ने क्या किया फिर? सबको कतार में, पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का, पूरी पलटन का, बटालियन किसको कहते हैं? पलटन। पलटन का कोर्ट मार्शल, यानी फौजी अदालत में जैसे सजा सुनाई जाती है, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल, कर दिया। क्या कहा? क्या उनको सजा दी बटालियन को, पूरी फौज को, कि अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। उन बच्चों को अब ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए। तो बच्चे फिर डर गए कि अब काम करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि काम करेंगे तो वो कैसा करेंगे? उल्टे पुल्टे। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं, यानी घर वालों के बारे में कह रहे हैं। जब हम कुछ नहीं करते थे तो तब कहते थे काम नहीं करते हो, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। अब हम काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब तुम काम करोगे, किसी चीज को हाथ लगाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो इन्हें किसी करवट शांति नहीं मिलती। तो इसलिए हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाएंगे। क्या बच्चों की ये सोच सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बच्चे शुरू से ही अपना अपना भी काम करते तो वे ऐसी हरकतें नहीं करते। काम करते तो धीरे धीरे वे काम करना सीख जाते। काम तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, एकदम से काम करने के लिए भागे हैं, तो ना तो वे सोच विचार कर काम कर रहे हैं और न उनको काम करने का पता है। एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं है, कई सारे बच्चे हैं जिसमें सारा उलट पुलट काम उनका हो रहा है, जिससे कोई भी काम सही तरह से नहीं हुआ और क्या हुआ? नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो आप लोगों को इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। यदि किसी काम के बारे में आपको नहीं पता है तो किसी बड़े से, घर में बड़े मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जो भी होता है घर में, उनसे पूछ करके उसको सीखिए। सीख करके उस काम को आराम से करिए, न कि जिस काम के बारे में नहीं पता है न कि उसको उल्टा पुल्टा करिए, नुकसान करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे काम करना सीखोगे तभी आगे काम करोगे, नहीं तो आलसी बन जाओगे, फिर बड़े होके आपसे कुछ भी काम
नहीं होगा। अब अगली मीटिंग में इसके ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं कहानी से 5 ये क्वेश्चन आपने पढ़ करके इनके आंसर बनाने हैं और अगली मीटिंग में ये क्वेश्चन आंसर करवाने हैं और मैं साथ साथ इनके आंसर करवाने के बाद आपसे सुनूंगी भी। और फिर जैसे ये लेसन मैंने पढ़ाया है, पिछली मीटिंग में भी लेसन पढ़ाया था, तो मैंने इसमें आपको बोला था इंटरनल क्वेश्चन आपको याद करने हैं। इंटरनल लेसन को आपने पढ़ना है और इंटरनल क्वेश्चन आंतरिक प्रश्न आपको बनाने हैं, प्रश्न उत्तर, और उनको याद करना है। तो जो लेसन पिछली मीटिंग में हुआ था उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे सुनती हूँ, तो मैं जिसका भी नाम लूंगी वो बच्चा मुझे आंसर देगा। तो आप रेडी रहिए, मैं क्वेश्चन सुन रही हूँ आपसे, आप